हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग क्यूबा मिसाइल क्राइसिस और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट सेशन में जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं क्लास 12th के लिए स्पेशली एक सेशन शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं इस मंथ में क्लास 12th की जो बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करूंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी, जो एक क्रैश रिवीजन टाइप का हो जाएगा, जो क्विक रिवीजन होगा आपका। आप उसे एक बार देख लोगे तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि आखिर वो है क्या, और आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हो। गाइज, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस सच्ची में अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हेल्प हो रही है मेरे वीडियो से, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो। उससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और अच्छे वीडियोस पे काम करूं और अच्छे कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाऊं, जो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर रहे, आपको समझ आए और आपको अच्छा भी लगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों को सच्ची में लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज। चलिए, हमने लास्ट सेशन में जैसे कि हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 90% चांसेस है कि इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। एक तो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इन दोनों में से किसी एक पे हो सकता है कि दोनों पे एक एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आ जाए। पेपर मैंने तो बनाया है नहीं, तो बस मैं एक प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो इस सेशन में हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिससे आप लोग को समझ आ जाए चीजें बहुत आसानी से। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो 5 देशों का एक समूह है, 5 देशों का एक ग्रुप है, सब जिन्होंने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था। अब इसके पीछे बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। सबसे पहले तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने डिसाइड किया कि वो लोग दो गुट में बट जाएंगे, यानी कि दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि पहला ग्रुप था हमारा सोवियत यूनियन और दूसरा था अमेरिका। तो पूरी दुनिया दो गुटों में डिवाइड हो गई थी, यानी कि टू सुपर पावर्स में डिवाइड हो गई थी। एक अमेरिका के सपोर्ट में था और एक सोवियत यूनियन के सपोर्ट में था। तो जो अमेरिका थी वो पूंजीवादी देश थी, कैपिटलिस्ट थी, और जो सोवियत यूनियन है वो साम्यवाद थी, यानी कि सोशलिस्ट कंट्रीज थी। तो उसमें दोनों गुटों में सारे वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। दोनों कंट्री में से जिसको जो सा सही लगता था वो उसकी तरफ हो गया था। पर हम कल हमने जैसे कि नाटो सीटो, हमने वार्सा पैक्ट पढ़ा, हमने बहुत सारे पैक्ट्स पढ़े थे, पर उसमें कहीं पर भी आपने इंडिया का नाम नहीं सुना था। तो उसके पीछे एक रीजन था कि इंडिया किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन इधर रशिया और अमेरिका आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया ने अपना एक पॉलिसी बनाया था जिसका नाम था नाम। तो फिर वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे बोलते हैं। दिस पॉलिसी इज नोन एज नेम। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो फिर ये जो पॉलिसी थी ये एक सब इसमें जैसे कि 5 कंट्रीज थे, जो 5 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहले 3 कंट्री के नाम लूंगी मैं, जैसे युगोस्लाविया, भारत और मिर्श। मिर्श यानी कि इजिप्ट। तो फिर जो युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो थे, और भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, और इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर, यहाँ पे तीनों के नाम मेंशन कर रखे हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और फिर यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने 3 नाम आपके सामने लिए हैं, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो और हमारे इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों ने मिलके 1956 में, आपको डेट्स याद रखने हैं क्योंकि जब आप ये आंसर लिखोगे तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। 1956 में एक सफल बैठक की थी, इन लोगों ने एक बैठक की थी। उस बैठक में उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको सपोर्ट करने के लिए बाद में इंडोनेशिया के सुकड़ो और घाना घाना के वामे एनक्रूमा नाम थोड़े अजीब अजीब से है, पर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इन दोनों कंट्रीज ने और इन दोनों कंट्रीज के नेताओं ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, जोरदार समर्थन किया था, और वो इनके साथ जुड़ गए। पहले जहां 3 कंट्रीज ने मिलकर एक सफल बैठक की थी 1956 में, उसके बाद ये दोनों कंट्रीज जुड़ गए, जो ये 5 कंट्रीज बनते हैं पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। जो 5 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं, और इन्होंने मिलके अपना सबसे पहला सम्मेलन यानी कि सबसे पहला बैठक बेलग्रेड में किया था 1961 में। 1961 में बेलग्रेड में सबसे पहला सम्मेलन किया था इन पांचों देश ने मिलकर। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि इन्होंने डिसाइड किया था कि ये ना अमेरिका के साइड में रहेंगे, ना ये रशिया के साइड में, ना सोवियत यूनियन, ना
यूनाइटेड स्टेट की, किसी के साथ में रहेंगे, इन्होंने अपना एक बनाया था। उसके जो इन्होंने अपना गुट बनाया था उसके पीछे भी रीजंस थे, जिसके पीछे इन 5 देशों के बीच में एक आपसी सहयोग रहेगा, एक आपसी सपोर्ट रहेगा इन 5 देशों के बीच में। जो 1961 में बेलग्रेड में जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना है, आपको अपने आंसर में मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे मेंबर लिखा युगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना एंड इंडोनेशिया। ये 5 कंट्रीज के नाम है जो आपको याद रखना है। इनके नेताओं के नाम भी याद रखने हैं जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो 1961 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें आई थी। सबसे पहला तो कि पांचों देशों के बीच में एक सहयोग रहेगा, एक आपसी सपोर्ट रहेगा। दूसरा क्या था कि ये शीत युद्ध के दायरे को और उसके प्रसार को सपोर्ट करेंगे और किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। यानी कि शीत युद्ध जिस तरीके से बढ़ रहा था उसका प्रसार और उसके बढ़ते हुए दायरे को देखते हुए ये लोग किसी भी कंट्री के साथ नहीं जुड़ेंगे। इनका अपना एक गुट रहेगा और ये ना ही रशिया के साथ रहेंगे ना ही ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहेंगे। और इनका एक ये भी था कि जो नव स्वतंत्र अफ्रीकी देश थे यानी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज थे उनके साथ उनको सपोर्ट करना भी इनका एक मुख्य लक्ष्य था, एक टारगेट था। जिसमें बाद में 1960 में 16 नए अफ्रीकी देश इसमें शामिल हुए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल हुए। तो आपको ये चीज याद रखना है, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था सबसे पहला, उसमें 25 देशों ने भाग लिया था और समय के साथ बढ़ते हुए इसकी संख्या भी बढ़ी और 2006 क्यूबा में हवाना में जो 14th जो सम्मेलन होता है उसमें 116 देश जुड़ जाते हैं। पर प्रेजेंट 120 नेशंस हैं जो गुट निरपेक्ष से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना है, पेपर में आपको लिखना होगा। सबसे जरूरी चीज तो है कि आपको क्या लिखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है, इसमें कौन से 5 कंट्रीज है और 5 कंट्रीज के जो मुख्य नेता थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के 3 मेन पॉइंट्स है जो आपको अपने आंसर में मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 1956 में एक सबसे पहली जो बैठक हुई थी 3 कंट्रीज ने की थी। तो 3 कंट्री युगोस्लाविया, भारत और इजिप्ट ने की थी। तो उसके बाद बाकी 2 कंट्रीज जुड़ के 5 कंट्रीज इसमें हो गई। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और इसमें द कंट्रीज ऑफ नेम represent nearly 2/3 of the United Nations members and 55% of the world population। और 55% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस चीज को याद रखना है। इसके 3 फेजेस से सबसे पहला फेज था 1947 टू द एंड ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1965 और दूसरा था जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है और तीसरा कोल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने स्लाइड लगा दिया कि आप एक बार देख लोगे तो सही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो है कि जो गुट निरपेक्ष जो एक सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये एक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है, तटस्थता का पालन करते हैं। यानी कि ये किसी भी देश में शामिल नहीं होते, किसी भी नीति का पालन नहीं करते हैं। ये लोग अपना इनका अपना एक गुट होता है जिस गुट में आपसी सहयोग को ये लोग सपोर्ट करते हैं। और इन 5 कंट्रीज ने मिलकर अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया था और इन 5 देशों ने मिलकर एक नव आर्थिक अर्थव्यवस्था की व्यवस्था का जन्म हुआ था। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि नव अंतरराष्ट्रीय 1972 में हुआ था जिसका एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो टूवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो थी उसमें छपी थी। और इसमें उन लोगों ने मेन पॉइंट्स रखे थे गुट निरपेक्ष से जुड़े हुए जितने भी कंट्रीज थे। उन्होंने बोला था कि जो अल्प विकसित देश हैं उनके जो रिसोर्सेस हैं, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हानि ना पहुंचाए पश्चिमी देश यानी कि वेस्टर्न कंट्री। सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा था कि उनमें आपसी सहयोग हो, आपसी बाजार को सपोर्ट दिया जाए कि वो पश्चिमी देश जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ बाजार आसानी से कर सके, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे और एक जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं उनकी भूमिका को बढ़ाए, इकोनॉमी को बढ़ावा दे जिससे उनकी जीडीपी ग्रोथ हो। तो 3-4 पॉइंट्स थे जो इन देशों ने रखा था जो अल्प विकसित देश है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने एक संगठन बनाया था। तो जो इस पे क्वेश्चन आता है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो जो ये है ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो उसका जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इस पे क्वेश्चन आता है तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि ये क्या था। तो इसके जो 4 मेन पॉइंट्स बताए हैं उस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप उसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर हम लोग आगे की स्लाइड को देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था? तो पहले आप ये समझिए कि 1961 में, यहाँ पे मैं 19 पहली बात तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था 1962 में हुआ था। पर 1961 में जो सोवियत यूनियन के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका
क्यूबा पे हमला कर देगा, जिसके लिए क्यूबा अमेरिकी तट से लगा हुआ एक छोटा सा एक आइलैंड था। क्यूबा जो था वो अमेरिका के तट से, अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा एक आइलैंड था। क्यूबा का ज्यादा जुड़ाव जो था वो सोवियत यूनियन से था। क्यों था? उसके पीछे रीजन ये था कि सोवियत यूनियन क्यूबा को काफी सपोर्ट करता था, आर्थिक रूप से भी और बाकी सब चीजों से भी। तो जो सोवियत यूनियन के नेता थे निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में सैनिक अड्डे के रूप में उसे बदलने का फैसला लिया। उन्होंने बोला जो क्यूबा है उसको हम लोग मेन अपना सैनिक अड्डा बनाएंगे। तो वहां के जो क्यूबा के मेन जो एक लीडर थे, मेन जो नेता थे, वो थे निकिता खुश्चेव। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो और उन्होंने बोला क्यूबा को हम सैनिक अड्डे के रूप में बदल देंगे, और उन्होंने क्या किया, उस तट पे बहुत सारे परमाणु जो न्यूक्लियर जो मिसाइल्स होते हैं वो उन्होंने तैनात करा दी, जिसकी भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। तो अमेरिका को जब लगी तो अमेरिका के जो मेन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि क्यूबा की तरफ जाने वाली जितनी भी सोवियत जहाजों को रोका जाए, यानी क्यूबा की तरफ जितनी भी सोवियत जहाजें जाती हैं उन सभी को रोका जाए। पर उस समय ऐसा एक संकट पैदा हुआ कि पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च होंगी और दोनों के बीच में काफी भयंकर वॉर होगा, दोनों सुपर पावर्स के बीच में काफी भयंकर एक तनाव, टेंशन हो गया था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाद में दोनों ने सुलह कर ली, और बाद में 3 हफ्ते बाद अमेरिका सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली, और बाद में सारा मामला एकदम ठंडा हो गया। और बाद में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वॉर का एकदम चरम बिंदु माना जाता है। क्योंकि कोल्ड वॉर को हम कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना बड़ा वॉर होने के बाद भी जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट जाती है, दो सुपर पावर्स में बट जाती है, तो उसके बाद भी एक भयंकर वॉर नहीं होता है, एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता दोनों सुपर पावर्स के बीच में, इसलिए हम इसे कोल्ड वॉर बोलते हैं कि ठंडा रहा, पीस के साथ हुआ। पर जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था वो एकदम इसका डेंजरस पॉइंट था, क्योंकि उस पॉइंट पे लगा था कि दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होगा और दोनों के बीच में भयंकर वॉर होगा। पर ऐसा वॉर हुआ नहीं। क्यूबा ने वहां पे जितनी मिसाइलें तैनात की थी उसे पीछे कर लिया, फिर अमेरिका भी पीछे हो गया। तो 1962 अक्टूबर 1962 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखना है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था? तो यही था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो इसीलिए इसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो न्यूक्लियर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था पर वो हुआ नहीं, बच गया। तो उसी को हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पेपर में मैं 100% श्योर हूँ कि दोनों में से किसी एक पे पक्का क्वेश्चन आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में आप जो क्यूबा के जो मेन जो सोवियत यूनियन के जो नेता थे और जो अमेरिका के उनके नेताओं के नाम याद रखने हैं आपको। 1962 में हुआ था। पॉइंट्स में आंसर लिखना, आंसर पैराग्राफ में मत लिखना। और मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आपको ये याद रखना है कि 5 देश के नाम कौन से थे, उनके प्रमुख नेता कौन से थे, उन नेताओं के नाम याद रखने हैं आपको। इनकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, बैठक के जो 3 मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो याद रखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो था आपका नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो मैंने बताया, वो गुट निरपेक्ष जो कंट्रीज थी उन्होंने स्थापित किया था, उन्होंने इसको बनाया था, स्टैब्लिश किया था। तो उसके जो मेन 4 पॉइंट्स है उसको आपको याद रखना है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, यही आपको याद करना है अच्छे से। आई होप आपको समझ आ गया हो जो मैंने समझाया। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कि उनको भी समझ आए सारी चीजें और अपना पेपर आप बहुत अच्छे से लिख सको। चलिए बाय बाय, हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको अच्छा लगे और आपके बोर्ड्स में हेल्प करे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।